दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 23 लेकर के उपस्थित हैं और आज की हमारी सीरीज है, ये मैथ की सीरीज है और ये JMRC एग्जाम बेस्ड सीरीज है जिसमें MCQ टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन है। मैथ के 10 क्वेश्चन को आज सोल्व करेंगे पूरे डिटेल के साथ में। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर करते रहें। और आज की हमारी जो पोस्ट रिलेटेड है ये मेंटेनर पोस्ट से रिलेटेड है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और फिटर के मैथ जो MCQ टाइप के 10 क्वेश्चन है। तो वैसे ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक शेयर जरूर करें। करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की बात। तो आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे कहा जा रहा है कि 1800 का कितने प्रतिशत, 1800 का कितने प्रतिशत, 900 का 18% और बराबर में 198 को सरल करो। तो अब आपको जो ये दिया गया है, तो यहाँ पे कि 1800 का कितना प्रतिशत और उसको अगर 900 में से घटाया जाए, जो 900 का 18% है उसमें से घटाया जाए तो 198 आता है। तो सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे ये कि x प्रतिशत, और ये है 1800 का x प्रतिशत, और 18 का जो x प्रतिशत है x बटे 100 इंटू 1800, 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर दिया तो ये हमारे पास हो गया 18x। और अब हमें माइनस करना है, वो हमारे पास है 900 इंटू 18 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर दिया और 9 को 18 से गुणा किया तो ये हमारे पास आ गया 162। अब हमारे पास जो 1800 का जो x प्रतिशत निकाला था वो 18x हो गया, माइनस करना है 162 और बराबर में आना चाहिए हमारे 198। अब ये हमारे पास संख्या x की है, इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। ये संख्या हमारे पास 18x और बराबर में ये हो गया 198 प्लस 162। ये 18x हमारे पास पड़े हैं और ये हो गया 360। अब हमने इस x को बाहर निकाला, तो 360 और बटे में हो गया 18, बटे में 18 को 2 से कट किया, 18 2 36 और ये, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 20%। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कितने होते हैं, तो 20% है। अब हम कह सकते हैं 1800 का 20% और माइनस 900 का 18% और बराबर करते हैं तो ये 198 आते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में यदि किसी संख्या को 125 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 16 आता है। किसी भी संख्या को 125 से भाग देने पर 16 आता है। यदि उसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अब हमारे पास सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में जो हमारे पास है कि एक तो हमारा पहला जो भाजक है ये 125 है और ये दूसरा है ये हमारे पास है 5। तो पहले तो हमारे पास बनते इस प्रकार के क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं तो दूसरा जो भाज्य और पहला भाज्य दोनों पूरे विभाजित होने चाहिए। तो यहाँ पे 125 बटे 5 और इसको विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारे पास 0 बचता है, यानी पूरा भाग चला जाता है। और पूरा भाग चला जाता है तो इस प्रकार में तो हमें क्या करना होता है कि जो शेषफल होता है उसमें दूसरे भाज्य का भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है 16 और 16 में जब 5 का भाग देंगे
तो ये हमारे पास हो गया 5 दिए 15, 3 पे, और शेष फल हमारे पास बच गया 1। हमारे पास शेष बच गया, तो इसका आंसर है 1। अब इस प्रकार के क्वेश्चन हमें सोल्व करने के लिए तो यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब ये दूसरे भाज्य से पहला भाज्य पूरा विभाजित तो होता है तो शेष फल में दूसरे भाज्य का भाग देने से हमें वही शेष फल प्राप्त होते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे जब हम 125 में 125 का भाग दें, और ये जो संख्या है वो हमारे पास है 141 की, वह संख्या 141 है जिसमें 125 से भाग देने पर ये हमारे पास 16 शेष बचते हैं। 16 शेष बचते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 141 को 5 से भाग करके देखते हैं। इसको 5 से भाग करके देखते हैं तो अब आगे हमारे पास ये संख्या प्राप्त होती है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर 141 को उसी संख्या को यानी 125 से भाग देने पे 16 आता है शेष, और उसी संख्या को अगर 5 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचे। लेकिन आपके पास ये संख्या 141 नहीं दी होगी, और अगर हम इससे करते हैं तो ये हमारे पास हो गया 2 पंजे 10, ये इधर से 4 हो गया 1, और ये हो गया 8 पंजे 40, तो इधर हमारे पास 8 हो गया और 1 ये शेष बच गया 1। तो इस प्रकार से आपको ये 141 वाली संख्या नहीं दी जाएगी, लेकिन हमें क्या करना है कि ये दोनों भाज्य आपस में पूरे पूरे विभाजित होते हैं तो शेष फल में दूसरे भाग का भाज्य कर दो और पूरा आंसर आएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योगफल 55 है। आपके पास 3 संख्या है और तीनों में से 2 संख्या जो पहली 2 है उन दोनों का योगफल 55 है। दूसरी और तीसरी संख्याओं का योगफल 65 है, और पहली के 3 गुना और तीसरी संख्या का योगफल 110 है। तो तीसरी संख्या का मान ज्ञात करना है आपको। तीसरी संख्या का मान क्या है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे करेंगे माना वे संख्याएं बराबर में, हमारे पास वे संख्याएं होगी A, B और C। हमारे पास वो संख्या होगी A, B और C। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार करेंगे तो आपको ये कहा गया है कि पहली और दूसरी संख्या यानी पहली संख्या A और दूसरी संख्या B है, और दोनों को जोड़ लिया जाए तो हमारे पास 55 आता है योगफल। फिर आपको कहा जा रहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या इनका योग करें तो ये होती है 65, और आगे आपसे ये कहा जा रहा है कि पहली संख्या का 3 गुना, तो A तो पहली है और 3 गुना, और प्लस में अगर तीसरी संख्या जोड़ दी जाए तो ये 110 से आता है। यहाँ तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमारे पास जो संख्या है इन सभी संख्या को हम जोड़े तो ये हमारे पास हो गया 4A, क्योंकि एक तो पहली संख्या और एक तीसरी का, और फिर ये हमारे पास हो गया 2B, और ये हमारे पास हो गया 2C, और बराबर में ये टोटल हमारे पास हो गया 230। 230 हमारे पास कैसे हुआ कि एक तो हमने 55 प्लस 65 और प्लस 110 इन तीनों का किया तो ये हमारे पास हो गया 230। अब आगे हमारे पास जो संख्या है ये हमारे पास कॉमन में होगी 2A प्लस B और प्लस C बराबर में 115। यहाँ पे हम कह सकते हैं दोनों तरफ या दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों तरफ 2 का भाग देने पर जो 230 थे वो हमारे पास 115 हो गए, और इधर से ये 2 चले गए। दोनों तरफ 2 का भाग देने पर अब आगे हमारे पास ये संख्या बची है, तो इस संख्या में ये 2A और प्लस में 65, 2A प्लस 65 और बराबर में हमारे पास ये संख्या आ जाती है 115, बराबर में 115 आ जाती है। आगे हमारे पास 2A बराबर में ये 50 बचते हैं, क्योंकि जब 165 उधर जाकर के माइनस के हो जाएंगे और 115 में से 65 कटाएंगे तो ये हमारे पास 50 हो गए।
और यहाँ पे हमारे पास a बराबर में 50/2 और a बराबर में आ गया, a का मान आ गया हमारे पास 25। a का मान हो गया 25। अब हमें क्या करना है कि पहली संख्या हमारे पास अतः 3a प्लस c बराबर 110, 3a प्लस c बराबर में 110, 3 और a का मान हमारे पास आ गया 25 और प्लस में c का मान आपको ज्ञात करना है कि तीसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो अब इनको किया तो ये हो गया हमारे पास 75 प्लस c बराबर में 110 और अब हमने इस c को बाहर निकाला तो 110 माइनस 75 तो c बराबर में आ गया हमारे पास 35। c हमने मानी थी तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या का मान है वो हमारा है 35। तीसरी संख्या का मान 35 प्राप्त होता है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दो संख्याओं का योग 216 है कि आपको दो संख्या दे रखी है और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 216 आता है और उनका अगर मैं से निकाला जाता है तो मैं से 27 होता है। तो आपको वे संख्या ज्ञात करनी है कि वे संख्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे माना वे संख्याएं बराबर 27x व 27y है। माना वे संख्या 27x और 27y है। और अब हम करेंगे प्रश्नानुसार हमें ये बताया गया है कि हम 27x प्लस 27y को अगर जोड़ दे तो ये हमारे हो जाएंगे 216 हो जाएंगे। और आगे जब हम इसको करेंगे तो ये x और y हो गए और ये 216 के बटे में चले गए 27 और जब 27 को इससे कट किया तो ये हमारे पास आ गया 8 और x प्लस y बराबर में हो गया 8। अतः x और y हमारे पास, अतः x तथा y का मान, x तथा y का मान, अब हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया है 8 और 8 का सह अभाज्य गुणनखंड, ये 8 के सह अभाज्य गुणनखंड है 1 और 7। यह है इसका जो गुणनखंड वो है 3 और 5, क्योंकि हमें यहाँ करना है जोड़, क्योंकि 7 और 1 को जोड़े तो ये 8 होता है और 5 और 3 को जोड़े तो ये 8 होता है दोनों ही तरफ से। लेकिन हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो संख्या दे रखी है वो इसका, अब हम बात करें इसकी तो यहाँ पे 27 इंटू 1 बराबर में 27 और 27 इंटू 7 बराबर में, जब 27 को 7 से तो ये 189 हो गया। तो पहला तो हमारा जो सह अभाज्य जो है ये 7 और 1 है। दूसरा हमारे पास जो है 27 इंटू 3, 27 को 3 से करेंगे तो 27 81 और दूसरा 27 इंटू 5 और 27 को 5 से करेंगे तो 135 होता है। और अब हमारे पास वो संख्या, अब जो संख्या है या तो हमारे पास वो संख्या 81 है या हमारे पास वो 135 है, जो ऑप्शन में आपको दी गई है उसी संख्या को आपको चूज करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5 और क्वेश्चन 5 में किसी परीक्षा में हिंदी विषय में 70% व संस्कृत में 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, दोनों उत्तीर्ण हुए और 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 144 है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। आपको क्या करना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है कि एक परीक्षा में 70% तो हिंदी में और 80%
है वो संस्कृत में उत्तीर्ण हुए हैं और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 144 है, यानी 144 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण भी हुए हैं। अब आपको कुल संख्या का पता लगाना है कि उस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हिंदी में उत्तीर्ण हुए बराबर में 70%, हिंदी में उत्तीर्ण हुए बराबर 70%। और दूसरा है हमारे पास संस्कृत, संस्कृत में उत्तीर्ण हुए बराबर में 80%, हिंदी में 70% और संस्कृत में 80%। और आगे हमारे पास है दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में हमारे पास जो उत्तीर्ण हुए हैं वो हुए हैं 100 माइनस 90, क्योंकि 100 माइनस 10 यानी 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 90% जो विद्यार्थी है वो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण हुए हैं वो 90% विद्यार्थी है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कुल विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कुल विद्यार्थी जो उत्तीर्ण हुए, तो ये A प्लस B और माइनस C, यानी पहला और दूसरा दोनों विषय आपको जोड़ना है और तीसरा विषय आपको घटाना है। तो अब आगे हमारे पास ये संख्या 70% और प्लस 80%, माइनस में हमारे पास हो गया 90%। तो इन सभी को ये हमारे पास प्रतिशत में है और इन सभी को घटा करके जो किया है तो ये 60% हमारे पास आ गया, 60%। तो अब हमारे पास जो संख्या है वो क्या करना है कि कुल विद्यार्थी संख्या, कुल विद्यार्थी संख्या बराबर में, तो कुल ज्ञात करेंगे तो 100 और बटे में 60 गुणा 144, यानी हमारे पास 60% विद्यार्थी है वो। और आगे टोटल जो उत्तीर्ण हुए हैं वो 144 संख्या है, तो इस 10 से 10 को कट कर दिया और आगे हमारे पास इस 6 से इस 44 को कट करेंगे तो ये हो गया 24 और 10 इधर है तो ये 240 आ गया, 240 आ गया। अतः हम कह सकते हैं जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है वो 240 है, कुल विद्यार्थी 240 है। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। तो क्वेश्चन 6 में 1 रुपये में 6 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 6% की हानि होती है। कोई दुकानदार अगर 1 रुपये में 6 वस्तु बेचता है तो उसे 6% की हानि होती है। यदि उसने 1 रुपये में 5 वस्तुएं बेची होती तो उसका लाभ प्राप्त, यानी उसे लाभ क्या प्राप्त होता कि 1 रुपये में अगर 6 वस्तुएं बेचता है तो वो 6% की हानि प्राप्त करता है, लेकिन वो 1 रुपये की 6 ने बेच करके 5 बेचता तो उसे क्या लाभ प्राप्त होता। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे माना विक्रय मूल्य बराबर में 100 रुपये, माना विक्रय मूल्य बराबर में 100 है और हानि है 6%, और 6% हानि पर विक्रय मूल्य, 6% हानि पर विक्रय मूल्य है 94 रुपये कि 6% हानि है, तो यहाँ पे वो 94% में कर रहा है। और अब आगे कि यहाँ पे हमारे पास 1 रुपये में 6 बेचता है तो विक्रय मूल्य बराबर में हो गया 94 रुपये, क्योंकि 1 रुपये में वो 6 के हिसाब से बेचता है तो विक्रय मूल्य हो गया उसका 94 रुपये। और अब आगे वो क्या करेगा कि 1 रुपये में 5 बेचेगा तो लाभ, 1 रुपये में 5 बेचेगा तो उसका लाभ हो जाएगा 94 × 6 गुणा 1/5,
94 इंटू 6 गुणा 1/5। तो अब हम क्या करेंगे, इस 94 को 6 से करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 564। इन दोनों को गुणा कर लिया, 564 इंटू 1/5 और इसको कट करेंगे, इस 5 का इसमें भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 112.8, 112.8 आ जाएगा। अब हमारे पास जो पहले उसको 112.8 और पहले वो हमारे पास था 100, और जब इस 100% को इसमें से घटाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12.8% लाभ अब उसे प्राप्त होगा। अब उसे कि 1 रुपये में 6 की बजाय अगर 5 वस्तु बेची जाए तो 12.8% लाभ प्राप्त कर सकता है। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में आपसे कहा जा रहा है कि 20%, 15% और 10% का बट्टा दिया जाता है, यानी 3 बट्टे दे रहे हैं, एक 20% का, एक 15% का और एक 10% का। तो इनका समतुल्य बट्टा क्या होगा कि एक दुकानदार है वो 3 छूट दे रहा है कि 20% की, 15% की और 10% की। वो तीनों छूट अलग अलग न देकर के अगर एक साथ एक ही छूट दे तो क्या प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है, समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। और समतुल्य बट्टा में हमें क्या करना होता है, यहाँ 100 और माइनस, फिर यहाँ पे 100 माइनस हो जाती है ए यानी पहली वस्तु, फिर इस प्रकार से 100 माइनस हो जाती है बी और फिर 100 माइनस हो जाती है सी। इस प्रकार से आगे जो संख्या वो चलती जाती है। और यहाँ पे पहला अगर 2 संख्या होती है तो बटे में 100 और तीसरी संख्या होती है तो बटे में 100 और लग जाता है। अब आगे हमारे पास यहाँ पे पहले जो करेंगे हम, तो यहाँ हमने लिख दिया 100, ये माइनस में हो गया। ऊपर हमारे पास जो संख्या है वो 100 माइनस पहला बटा है 20 और ब्रैकेट बंद, फिर दूसरा 100 माइनस दूसरा बटा है हमारे पास 15 और तीसरा 100 माइनस 10 है और बटे में हमें करना है 100 इंटू 100। अब आगे हमारे पास यहाँ पे 100 पड़े हैं, ये माइनस हो गया, पहली संख्या 20 को 100 में से 20 घटा दिया तो 80 हो गया, फिर 100 में से 15 घटाए तो ये 85 हो गया और 100 में से 10 घटाए तो ये हमारे होंगे 90 और बटे में हमारे पास पड़ी है 100 इंटू 100। इस 10 से 10 कट कर दिया और इसको कट किया तो ये 20 पांजे हो गया 100 और ये हो गया 17 पांजे 85 और इसको कट किया तो ये हमारे पास हो गया 4, ये 4 पांजे 20 तो यहाँ 5 हो गया और ये 4 2 8 हो गया, ये माइनस में 100 पड़े हैं। अब आगे हमारे पास ये हो गए 100 और ये माइनस में, ऊपर हमारे पास 2 इंटू 17 इंटू 9 और बटे में हमारे पास है 5। अब हम इसको पहले तो ये 100 और ये माइनस और ये हमारे पास हो गया 306/5, 306 और इस बटे को कट करेंगे तो ये 61.2 आ जाएगा, ये 61.2 आ जाएगा, ये 61.20% कह सकते हैं। और इसको हम माइनस करेंगे 100 माइनस 61.20 तो ये हमारे पास हो गया 38.80%। और आपसे पूछा है कि अगर एक समतुल्य बटा दिया जाए तो वो 38.80% होगा, तीनों का एक साथ बटा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में साधारण ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है तथा 5 अन्य वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करें। कि साधारण ब्याज की दर है और 2 वर्ष में वो धन है वो 720 रुपये हो जाता है, लेकिन अन्य 5 वर्ष यानी अब जो है ये 7 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 5 + 2 यानी अन्य 5 वर्ष और 7 वर्ष में वो 1020 हो जाता है। तो आपको वह धन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है।
और मूलधन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास से पहला है कि 2 वर्ष का मिश्र धन होता है जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों होते हैं। तो ये 720, जब आपको कहा जाए कि कोई धन इतना हो जाएगा तो वो मिश्र धन होता है। और आगे हमारे पास हो गया दूसरा 7 वर्ष, 2 तो पहले वर्ष थे और 5 और बाद में हो गए, तो ये 7 वर्ष का मिश्र धन होगा 1020 रुपये। और अब हमें क्या करना है कि 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज, क्योंकि ये 7 है और ये 2 है, इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 वर्ष का ब्याज। ये 1020 माइनस में हो गया 720 और बराबर में हमारे पास आ गया 300। ये 5 वर्ष का ब्याज हमें प्राप्त हो गया, 5 वर्ष का। अब हमें क्या करना है, पहले तो 1 वर्ष का ब्याज निकालना है। 1 वर्ष का ब्याज बराबर 1 वर्ष का ब्याज 300 बटे, और ये हमारे पास हो गया 5, 300, क्योंकि ये 5 वर्ष का है तो 1 वर्ष का हो जाएगा 60 रुपये, 1 वर्ष का 60 रुपये हो गया। और अब हमें क्या करना है, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 60 × 2 बराबर में 120, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें 2 वर्षों का मिश्र धन दिया गया इसलिए हमें 2 वर्ष का भी ब्याज चाहिए। और अब हमें ज्ञात करना है मूलधन। मूलधन होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन हमारे पास 2 वर्षों का 720 रुपये है, 2 वर्षों का ब्याज हमारे पास 120 रुपये है, तो ये मूलधन हमारे पास आ गया 500। मूलधन हमारे पास 500 आ गया, क्योंकि मिश्र धन 720 रुपये है 2 वर्ष का और 2 वर्ष का ब्याज है 120 रुपया। जब मिश्र धन में से ब्याज को घटा दिया जाता है तो मूलधन प्राप्त हो जाता है। अब हम कह सकते हैं कि 500 रुपये का किसी साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में जो ब्याज सहित मिश्र धन 720 रुपये हो जाता है, और 7 वर्ष में 500 रुपये है वो 1020 हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है 9 नंबर। क्वेश्चन 9, राम ने 3500 रुपये लगा करके एक व्यापार शुरू किया। राम ने कोई काम शुरू किया है 3500 रुपये लगा करके। 5 माह बाद हरि भी इस व्यापार में कुछ पूंजी लगा करके व्यापार में शामिल हो जाता है। यानी 5 महीने बाद राम के साथ हरि है वो कुछ धन लगा करके साथ में मिल जाता है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:3 हो तो हरि द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात करे कि हरि ने उस व्यापार में कुल कितना धन लगाया है, कुल कितनी पूंजी निवेश की है। तो इसमें हमारे पास ये हो गया राम और ये अनुपात हमारे पास हो गया हरि। अब राम ने लगाए हैं 3500 रुपये और काम शुरू किए और ये पूरे 12 महीने तक काम करेगा। और हरि ने लगाए हैं x रुपये और वो 5 महीने बाद, टोटल वर्ष में 12 महीने होते हैं लेकिन 5 महीने छोड़ दो तो वो 7 महीने तक लगाया उसने धन। अब इसमें अगर करें तो ये हमारे पास हो जाते हैं मध्य अनुपात और बाहरी अनुपात। मध्य पदों का गुणनफल और बाहरी पदों का गुणनफल। जब हम मध्य पदों का गुणनफल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 42,000 और अनुपात, और ये हो गया 7x। और अब उनका जो अनुपात है वो अनुपात है 2:3, क्योंकि उनके धन का अनुपात 2:3 है। तो ये दोनों मध्य पद हो गए और ये दोनों बाह्य पद हो गए। तो यहाँ पे बाह्य पद और मध्य पद हो गए। तो अब हमारे पास ये जो आए हैं ये हो गया 42,000 × 3 और इधर हमारे पास 7x × 2।
जब हमने इस x को बाहर निकाले तो ये 42,000 इंटू 3 और बटे में 7 इंटू 2 हो गए। x को बाहर निकाल लिया, 7 को कट किया तो ये 6 7 42, ये 6,000 हो गया, ये 6,000 हो गए। और इस 2 से कट किए तो ये हमारे पास हो गया 3,000 और 3 को किया 3,000 को 3 से गुणा किया तो x बराबर में आ गया 9,000 कि हरि ने 7 महीने के लिए 9,000 रुपये की पूंजी निवेश की है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है 10 नंबर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक बस अपनी चाल से 420 किमी की दूरी तय करती है। बस अपनी चाल से चल रही है और 420 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अब ना तो इसमें चाल बताई है ना उसने समय बताया, लेकिन 420 किलोमीटर की दूरी, यदि उसकी चाल 10 किमी घंटे अधिक होती, यानी प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटे अगर और होती, तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटे का समय कम लगता। तो अब हम कह सकते हैं कि उसकी चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे अगर तेज होती तो 1 घंटे का समय उस पूरी दूरी में कम होता। तो अब हमें क्या करना है कि बस की चाल ज्ञात करनी है। और जब बस की चाल ज्ञात करनी होती है इस प्रकार से, तो ये चाल बराबर में, और यहाँ पे हमारे पास है बढ़ी हुई चाल, कि चाल में कितनी वृद्धि हुई है, और बटे में हमारे पास है समय की बचत, कितना समय बच जाएगा, और गुणा हमें करना है दूरी, कितनी दूरी है। अब हमें ज्ञात करनी है चाल, और उसकी अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल अगर और बढ़ा दी जाती तो 1 घंटे का समय बचत हो जाता, और वो होता 420 किलोमीटर में 1 घंटे का समय बचत होता। अब 1 इसके बटे में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और ये हमारे पास हो जाएगा इसका 4200, ये इसका 4200 आ गया। और अब हमारे पास ये जो 4200 है, इसके हम ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनका अंतर 10 आए, क्योंकि हमें क्या करना है, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका अंतर, तो यहाँ पे 60 इंटू 70, 6 7 42, ये 42 को 2 टुकड़े हो गए, क्योंकि इन दोनों का अंतर है वो भी तो 10 होना चाहिए। तो 60 इंटू, तो ये हमारे पास हो गया 60 इंटू 70, तो ये टोटल अगर किया जाए तो 4200 होता है, और अंतर आता है 10 का। और तो अब हम कह सकते हैं कि उस बस की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। ऑप्शन आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटे होगा। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करते रहें, नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।